हाय एवरीवन, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी मटेरियल में। तो आज आप लोग के लिए फिर से आ गए हैं हिंदी मेजर पेपर जो कि MG जो 2 है, सेमेस्टर 2 का जो मेजर पेपर है। यहाँ पे आप लोग सेशन देख रहे होंगे। सेशन है 24 से 28 जिसका एग्जाम डेट आ गया है, हो रहा है, मतलब एग्जाम चालू हो गया है। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आ गए हैं हिस्ट्री जो मेजर पेपर जिनका MJ2 है, वो वैसे स्टूडेंट का आज हम फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आप लोग के बीच आए हैं। तो पहले भी कई सारे वीडियो हम करा चुके हैं, तो जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो अपना प्लेलिस्ट में जाकर अपना वीडियो देख लेंगे। तो आज हम आप लोग के लिए जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो हम लेके आ गए हैं वो है गुप्त काल में कला, स्थापत्य कला और चित्रकला साहित्य के विकास का वर्णन करें। और इसके साथ साथ जो दिया गया है वो है गुप्त काल की सांस्कृतिकों की उपलब्धियां का वर्णन करना है। मतलब जो गुप्त काल की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं वो उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट जो सेमेस्टर 2 में है, जिनका ऑनर्स हिस्ट्री है, वो अपना जरूर से जरूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर आप व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, ताकि इसका जितना भी PDF जो है वो हम वहाँ पे डाल देंगे, जो कि आप PDF के भी माध्यम से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके सारा इसका पॉइंट को जानेंगे। जो इसमें सबसे पहले हम भूमिका के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। गुप्त काल की शासन व्यवस्था क्या थी, उसके बारे में कब से कब तक गुप्त वंश शासन किया था, इसके बारे में सब एक एक करके डिटेल बाय डिटेल हम पूरा समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम सर्वप्रथम इसकी भूमिका के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि यहाँ पे भूमिका के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। चलिए हम लोग देखते हैं इसकी भूमिका के बारे में। तो भूमिका में जो लिखा गया है वो है भारतीय इतिहास में गुप्त काल लगभग 320 से लेकर 550 ईस्वी तक को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में भारतीय राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, धर्म, विज्ञान, शिक्षा, साहित्य और कला के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की, जबकि गुप्त सम्राटों विशेषकर चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और कुमारगुप्त के शासन में भारतीय संस्कृति ने अपने चरम वैभव को प्राप्त किया। इस युग में कला और स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, साहित्य के और विकास का भारत का बल्कि विश्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। मतलब इसमें यह बोला गया है कि जो भारतीय इतिहास का जो गुप्त काल था वो लगभग 320 से लेकर 550 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासन चला था। इसे भारत का स्वर्ण युग भी माना जाता है। यहाँ पे लिखा गया है भारत का स्वर्ण युग भी के नाम से भी जाना जाता था। और इसके जो गुप्त वंश के जो विशेषकर जो सम्राट थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका नाम विक्रमादित्य भी था। जो कि हम इसके पहले वाले वीडियो में हम विक्रमादित्य द्वितीय की इसकी उपलब्धियां के बारे में बता दिया। और कुमारगुप्त आदि कई सारे शासक थे जो कि गुप्त वंश का नींव रखे थे और गुप्त वंश पर अपना शासन किया था। ये सारे महत्वपूर्ण शासक के रूप में गिना जाता है। तो चलिए कला और विकास के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कला और विकास के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या लिखा गया है कि गुप्त काल में भारतीय कला का स्वर्ण यहाँ पे जो मिसटैप हो गया है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, स्वर्ण होगा, स्वर्ण युग था। इस समय कला के धार्मिक भावना, सौंदर्य, आदर्शवाद और सूक्ष्मता के अद्भुत संगम को देखा जाता है। और गुप्त काल की विशेषकर यह थी कि भव्य होने के साथ साथ सरल और भावनात्मक थी, जो कि मूर्तियों में मानवीय भावनाओं का आध्यात्मिक और सौंदर्य का सुंदर संतुलन दिखाई देता था। मतलब इसमें यह बोला गया है कि गुप्त वंश भारत का स्वर्ण युग के रूप में माना जाता था। और इस काल में धार्मिक भावना जैसे कि सौंदर्य, फिर आदर्शवाद, सूक्ष्मता आदि कई सारे संगम को देखा जाता था। और इस काल में विशेषकर जो था वो भाव होने के साथ साथ सरल और भावनात्मक भी माना जाता था ये इस युग को। आगे इसमें देखते हैं तो मूर्तिकला का विकास, जो कि अभी हम ऊपर में जो बताए हैं वहाँ पे भी लिखा गया है कि मूर्तिकला का विकास किस प्रकार से हुआ है। इसके बारे में यहाँ पे जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो लिखा गया है कि गुप्तकालीन मूर्तिकला भारतीय कला का उत्कर्ष का प्रतीक है। इस युग की मूर्तियां में एक कोमलता और भावपूर्णता और शांति का विशेष प्रभाव है। आगे यहाँ पे जो सरनाथ की मूर्तियों के बारे में बताया गया है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है कि सरनाथ की बुद्ध मूर्तियाँ, जो सरनाथ की जो बुद्ध मूर्तियाँ होती हैं उसके बारे में। तो गुप्त काल में सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है यह मूर्तियों के धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में बैठे बुद्ध मूर्तियों का सबसे प्रसिद्ध, इसके चेहरे पर शांति, करुणा और द्वित्वता का सुंदर मिश्रण है। इसमें सरनाथ की जो मूर्तियां हैं वो बताया गया है कि धर्म चक्र में जो परिवर्तन था, जो इसमें जो मुद्रा अवस्था में जो बुद्ध की मूर्ति बैठा गया था वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इसे काफ़ी ज़्यादा इसमें जो चेहरे पर है शांति दिखाई देता है, करुणा दिखाई देता है, या फिर द्वंद्व आदि कई सारी खूबसूरती चीज़ें इसमें दर्शाया गया है। सेकंड में यहाँ पे देखेंगे तो मथुरा की मूर्तियाँ जो है उसके बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया गया है, जो कि इस काल में मथुरा मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र था। यहाँ निर्माण मूर्तियाँ लाल बबूला पत्थर से बनी होती थी, जो कि मथुरा कला की जो मूर्तियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी गुप्त काल में। और इसका जो निर्माण जो किया गया था वो किस पत्थर से किया गया था, वो लाल बलुआ जो पत्थर था उससे इसकी
मूर्ति की प्रतिमा को बनाया गया था। अगला है देवियों की मूर्तियाँ, जो देवी की जो मूर्तियाँ होती है उसके बारे में। तो विष्णु, शिव, पार्वती, लक्ष्मी आदि देवी देवताओं को अनेक सुंदर मूर्तियाँ इस काल में बनाई गई है। मूर्तियों को वस्त्रों की महीनता और शरीर की रेखाओं की कोमलता का गुप्त काल की विशेषता है। मतलब जो देवी और देवी देवताओं की जो मूर्तियां थी, जैसे में यहाँ देवी देवताओं के जैसे विष्णु, शिव, पार्वती, लक्ष्मी आदि देवी देवताओं को अनेक सुंदर मूर्तियों की कला यहाँ पे किया जाता था, और इसके वस्त्र की महीनता और शरीर की रेखाएं काफ़ी ज़्यादा विस्तार पूर्वक, मतलब कोमल से एक एक चीज़ों का ध्यान में रखते हुए इसका रेखांकित किया जाता था। अगला है धातु कला का विकास, जो कि धातु कला का विकास जो था उसके बारे में, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो गुप्त काल में धातु से बनी मूर्तियां और प्रतिमाएं भी अत्यंत प्रसिद्ध थी, जो कि सुल्तानगंज, जो कि अभी बिहार में है, उसका विशाल बुद्ध प्रतिमा जो कि तांबे से बनी है। इस युग की उत्कृष्ट धातु कला का उदाहरण जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, कांसे, ये देव प्रतिमाएं, दीपक, आभूषण आदि बनाए जाते थे। मतलब कि जो वहाँ पे अभी अगर जो कि सुल्तानगंज है, वहाँ पे बुद्ध प्रतिमा बनाई गई थी। वो किस धातु से बनाया गया था? तो वह था तांबा धातु से बनाया गया था। और यहाँ पे जो धातु कला में जो विकास जो हुआ था उसके जो उदाहरण के स्वरूप में अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे सोना, चांदी, तांबा, कांसे आदि कई सारे धातुओं का आभूषण या फिर उसको जो दीपक जो जलाया जाता था उसके बनाने में उपयोग किया जाता था। अगला में है जो सेकेंड नंबर जो पॉइंट हमारे सामने है वो है स्थापत्य कला का विकास। जो स्थापत्य कला का जो विकास किस प्रकार से किया गया था, मंदिर या फिर कई अन्य चीज़ों का, उसके बारे में एक एक करके सारे पॉइंट को हम लोग देखते चलेंगे। तो यहाँ पे जो स्थापत्य कला में जो लिखा गया है वो गुप्त काल की स्थापत्य कला, जो कि अद्भुत प्रगति की है। इस काल में मंदिर, स्तूप, विहार, गुफाएं और मठ बनाए जाते थे, जो कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण था। मतलब इसमें जो गुप्त काल में जो स्थापत्य कला है इसमें कई सारी चीज़ों का निर्माण किया जाता था, जैसे कि मंदिर हो गया, स्तूप हो गया, विहार हो गया, गुफाएं और मठ आदि चीज़ों को बनाया जाता था। यहाँ पे जो लिखा गया है वो मंदिर का स्थापत्य था उसके बारे में। तो उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, जो कि मंदिर स्थापत्य में है। गुप्त काल में ही मंदिर स्थापत्य कला का संगठित विकास हुआ। इससे पहले बौद्ध स्तूप और गुफाएं प्रमुख था, जो कि यहाँ पे बताया गया कि जो मंदिर से पहले जो यहाँ पे बौद्धों का जो स्तूप था उसको फिर उसके गुफाओं का प्रचलित काफ़ी ज़्यादा था। परंतु गुप्त काल में हिंदू मंदिर का निर्माण परंपरा आरंभ हुआ। मतलब जो गुप्त काल से ही हिंदू जो मंदिर जो परिसर जो बनाए जाते थे वो गुप्त काल से ही परंपरा आरंभ हुई थी। मंदिर का निर्माण पत्थर और ईंटों दोनों का प्रयोग किया जाता था। इस काल में मंदिर में एक गर्भगृह, मंडप और शिखर की संरचना विकसित थी। मतलब जो मंदिर में जो मंडप जो बनाए जाते थे वो विवाह के लिए एक मंडप का भी और शिखर का भी, जो लंबा कितना ऊंचाई होना चाहिए उसका भी एक संरचना बनाई जाती थी। जो कि प्रमुख मंदिरों में से यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो प्रमुख गुप्तकालीन के मंदिर जैसे में हो गया देवगढ़ का जो झांसी मंदिर है उत्तर प्रदेश में, अभी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो मंदिर है यह गुप्तकालीन विष्णु मंदिर है, जो कि यह पंचरंध्र शैली का उदाहरण है। मंदिर के दीवारों विष्णु की दशावर की सुंदर मूर्तियों उकेरी गई है, जो कि यहाँ पे उकेरी का मतलब यहाँ पे है जो निखारा जो जाता है उसका शब्द लिया गया है। सेकंड में जो है वो भित्री गांव, मतलब उत्तर प्रदेश में भी ये है, ये गुप्त काल में ही बनाया गया था। यहाँ पर ईंटों के निर्माण विष्णु मंदिर गुप्त स्थापत्य कला की उत्तम नमूना है। अगला तीसरा में है तिगवा, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे और सांची में भी गुप्तकालीन मंदिर पाए गए हैं। जो मध्य प्रदेश के भी जो एरिया में है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मंदिरों का निर्माण मिला गया है, और फिर उत्तर प्रदेश में भी, और उत्तर प्रदेश में कई सारे मंदिरों का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। यहाँ पे सेकंड में देख लेते हैं तो बौद्ध और जैन स्थापत्य, जो बौद्ध और जैन स्थापत्य था उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखिएगा तो इसके बारे में जो लिखा गया है कि इस काल में अनेक बौद्ध विहार और गुफाएं बनाई। अजंता की गुफाएं इसी काल में, जो गुप्त काल में ही बने थे। ये सबसे प्रसिद्ध स्थापत्य और चित्रकला का धरोहर है, जो कि ये बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु विहार और ध्यान स्थल, यहाँ पे स्थल होगा ध्यान स्थल हेतु वो अस्थिर बनाए गए थे। मतलब जो बौद्ध भिक्षु के लिए, बौद्ध और जैन के लिए जो स्थापत्य था उसके लिए कई सारे बौद्ध विहार बनाए गए थे, गुफाएं बनाए गए थे। अत्यधिक कई सारे चित्रकला का धरोहर भी यहाँ पे माना जाता है। तीसरा में यहाँ पे जो लिखा गया है वो है चित्रकला का विकास। जो गुप्त काल में किस प्रकार से चित्रकला का विकास हुआ है उसके बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया गया है, जो कि गुप्त काल में चित्रकला ने अपनी परिपूर्णता को प्राप्त किया। और इस काल की चित्रकला की सबसे सुंदर उदाहरण अजंता की गुफाएं से मिलती है। मतलब जो अजंता की गुफाएं हैं सबसे ज़्यादा इसका प्रसिद्ध था उस समय का, और सबसे काफ़ी ज़्यादा इसका अत्यधिक माना जाता था। चलिए इसका में जो लिखा गया है यहाँ पे अजंता की गुफा के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र किया गया है। अजंता का जो गुफा है उसके बारे में भी तो देख लेते हैं। अजंता का गुफा जो है वो महाराष्ट्र स्थित अजंता गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला की सर्वोत्तम धरोहर है। इस गुफाओं की भिन्नता चित्र जो मुख्यतः है वो बौद्ध जातक कथाओं पर आधारित है। मतलब जो अजंता की गुफा है वो कहाँ पे है तो वो महाराष्ट्र में है, और यह जो है वो जो चित्र मुख्यतः जो है बौद्ध जातक कथाओं से यहाँ पे आधारित किया गया है। अगला इसी में देख लेते हैं
अगले इसी में जो कि चित्रों में मानव आकृति, सजीव, भावपूर्ण और सौंदर्यपूर्ण चित्रों में रंगों का समझाई और रेखाओं की मृदुता और प्रकाश का छाया का अद्भुत प्रयोग देखने को मिलता है। ये चित्र प्रजाता टेम्परा तकनीक में बनाए गए थे, जिसमें प्राकृतिक रंग और चूने की परत का उपयोग किया गया था। मतलब जो यहाँ पे जो अजंता की गुफाएं जो बनाई गई थी वह टेम्परा तकनीक से बनाए गए थे, और इसमें जो रंग के रूप में जो था वो चूने का परत इसके ऊपर चढ़ाया गया था। अगला है विषय वस्तु। जो विषय वस्तु है उसका भी यहाँ पे बताया गया है कि जो चित्रों में जो बुद्ध के जीवन की प्रसंग, जातक कथाएं और राजकुमारों और रानियों की तकनीक के जो चित्र अंकित जो किया गया था उसके बारे में भी, जो चित्रकाल में धार्मिक भावना के साथ साथ शारीरिक जीवन का दृश्य भी बड़ी कुशलता से दिखाई गए हैं। मतलब यहाँ पे जो विषय वस्तु में है वो धार्मिक भावना के साथ साथ जो सांस्कारिक जो जीवन जो है दृष्टि को भी ये दिखाया गया है कुशलतापूर्वक। अगला में है साहित्य का विकास। जो साहित्य का जो विकास है उसके बारे में भी बताया गया है। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं साहित्य का विकास में जो लिखा गया है वो गुप्त काल में साहित्य सृजन और अद्भुत ऊंचाइयां प्राप्त की, और सांस्कृतिक साहित्य का यह स्वर्ण युग था, जो कि सम्राटों का संरक्षण, शांति, समृद्धि के कारण साहित्यकारों ने विविध विषयों का अमूल्य ग्रंथों की रचना की थी। जो कि यहाँ के जो लोग थे, जो सम्राट थे, वो कई सारे सम्राटों ने इस संरक्षण, शांति और समृद्धि के कारण जो संस्कारों की विविधता है उसे कई सारे ग्रंथों का रचना भी किया गया था, जो कि है सांस्कृतिक साहित्य। फर्स्ट में यहाँ पे देख लेते हैं तो सांस्कृतिक साहित्य, जो कि गुप्त सम्राटों के दरबार में अनेक महान कवि और विद्वान हुए। यहाँ पे जो कवि जो लिखने वाले थे या कहानियाँ वो कई सारे थे। जो कि फर्स्ट में जो यहाँ पे है वो कालिदास का जिक्र किया गया है, जो कि गुप्त युग में महानता कवि और नाटककार। इसके प्रमुख काव्य हैं जो कि मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव और नाटक में अगर हम लोग देख लेते हैं तो अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीम आदि, मुद्रा राक्षस, विशाखापट्टनम आदि कई सारे राजनीतिक नाटक जिसके चाणक्य, चंद्रगुप्त की नीति दिखाई गई, और भट्टी काव्य, व्याकरण और काव्य सुंदरमेल है। मतलब यहाँ पे जो कालिदास थे वो कवि भी थे और नाटककार भी। इन्होंने कई सारे नाटकों का भी जिक्र किया और नाटक भी लिखा गया था। अगला जो यहाँ पे लिखा गया है धार्मिक और दर्शनीय ग्रंथ, जो कि पुराणों का संकलन और पूर्ण लेखन। इसी युग में वह जो गुप्त काल का जो युग था उसी में पुराणों का भी जिक्र किया गया और पूर्ण लेखन का भी, जो कि महायान बौद्ध ग्रंथों का भी विस्तार हुआ, और जैन आगमनों का संरक्षण इसी समय हुआ था, जो कि गुप्त काल में भी हुआ था। और वेदांग, न्याय, सांख्य, योग, मीमांस आदि कई सारे दार्शनिक पुनरुत्थान हुआ था, इस युग में किया गया था। अगला में जो है वो लिखा गया है विज्ञान और गणित। मतलब इस युग में काफ़ी ज़्यादा शिक्षा के तौर पर यहाँ पे बताया भी गया है, जो कि लिखा गया है कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना, जिसके साथ साथ गणित और खगोल विज्ञान का उल्लेख किया गया है, जो कि विरहमियर और बृहत्संहिता जैसे कई सारे ग्रंथ भी लिखे गए हैं। कालिदास की रचना की प्राकृतिक, खगोलीय और सजीव चित्रण मिलता है। अगले देख लेते हैं 5वां नंबर में है वो शिक्षा और साहित्य का केंद्र। जो शिक्षा और साहित्य का केंद्र कौन कौन से थे, वो गुप्त काल में शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे, जैसे में नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार के है, इसमें बौद्ध अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। दूसरा में है तक्षशिला, उज्जैनी, अमरावती आदि जो प्रमुख विद्या का केंद्र भी माना गया है। इन संस्थानों में अनेक विद्वान और भारत और विदेशी तथ्य हुआ करते थे। अगला चलिए इसका निष्कर्ष को देख लेते हैं। इसका निष्कर्ष में जो कि एक ही वर्ड में मतलब जितना भी हम आप लोग को जो अभी पॉइंट बाय पॉइंट बताएं वो एक ही सार में यहाँ पे संक्षेप के माध्यम से क्लियर कर देते हैं। तो निष्कर्ष को लिखना अति आवश्यक है, इसको लिखना जरूरी है। इसका निष्कर्ष में यह लिखा गया कि गुप्त काल भारतीय संस्कृति और सभ्यता का युग था, जो कि हम पहले भी आप लोग को बता दिए कि जो गुप्त काल जो था वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता था। इस युग में कला और स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला और साहित्य की ऊंचाइयों की प्राप्ति थी। मतलब इस काल में जो मूर्तिकला का जिक्र किया गया है, वे साहित्य कला या चित्रकला, मतलब कई सारी चीज़ों का यहाँ पे गुप्त काल में किया गया था। वह आज तक भारतीय का पहचान का गौरव बनी है, जो कि गुप्त कलाकारों को ने न केवल धार्मिक भावनाओं का अभिव्यक्त किया, बल्कि ये मानवीय संवेदनाओं का कलात्मक रूप से साकार किया। मतलब इस युग में जो कि गुप्त काल का जो युग था वो चित्रकारों को धार्मिक और अभिव्यक्त किया गया था, और चित्रकारों को काफ़ी ज़्यादा सम्मानपूर्वक दिया गया था। इसी युग में भारतीय इतिहास का सौंदर्य कला और सांस्कृतिक साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाएगा। इसका जो संक्षिप्त में जो यहाँ पे लिखा गया है वो संक्षिप्त में यह बताया गया कि गुप्त काल वह युग था जो कि भारत ने अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक और कलात्मक और बौद्धिक उत्कर्ष की चरम की सीमा को छुआ, और जो कि मूर्तियों में शांति का
चित्रों का सौंदर्य, मंदिरों की स्थापत भाव्यता और साहित्य का भावपूर्ण काव्य, ये सभी गुप्त काल को अमर बनाते हैं। मतलब इस जो पूरा जो अभी हम आप लोग को क्वेश्चन में जो बताएं, जितना सारा इसको जो सांस्कृतिक उपलब्धियां या फिर गुप्त वंश का जितने भी शासक थे किस प्रकार से यहाँ पे कार्य किया जाता था सांस्कृतिक उपलब्धियों में, उसके बारे में हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझने का प्रयास किए हैं और सरल से सरल भाषा में आप लोग को बताएं। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।